ओके सो आज हमें क्लास स्टार्ट करनी थी यश के क्वेश्चन से। यश, आपका ही क्वेश्चन था ना साइकिल वाला, या अनुभव पूछ रहा था? सर यश का था। यश का था। देखो, यश का क्वेश्चन था कि आप साइकिल को, अगर एक साइकिल है वो स्टेशनरी है तो वो बैलेंस नहीं होती, लेकिन अगर आप साइकिल चला रहे हो तो बहुत आसानी से बैलेंस होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो साइकिल वाली चीज को समझने के लिए, मतलब आपने कभी कोई स्टिक हाथ पर बैलेंस करी है? और ऐसे करके यस अगर मैं सर। इस पेन को बैलेंस करने की हाइट पर, तो क्या होता है, हाथ स्टेशनरी रखकर ये स्टिक आसानी से बैलेंस हो जाती है या हाथ को मूव करना पड़ता है? सब मूव करना पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी तुम एक्सपर्ट हो तो हाथ को मूव करके जितने टाइम के लिए चाहो स्टिक बैलेंस रहेगी, गिरेगी थोड़ा सा, अगर एक्सपर्ट हो तो। लेकिन अगर तुम स्टेशनरी रख दो, तुम कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, थोड़ी देर के बाद ही स्टिक गिर जाएगी। तो होता क्या है, स्टिक गिरती क्यों है? भाई मान लीजिए स्टिक ऐसे हो गई, तो स्टिक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ एक्ट कर रहा है। अगर आप फिर से अपना हाथ यहाँ ले आए बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे, तो फिर वो बैलेंस हो जाएगी। आप ऐसे ही तो करते हैं, ऐसे हुई आप इधर ही ले गए, इधर गिरी आप इधर ले गए। आप बेसिकली अपने हाथ को सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे रखते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके हाथ के ऊपर हो तो ये स्ट्रिक बैलेंस हो जाएगी। ये बात आ रही है सबके समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, अब साइकिल में देखो, साइकिल में क्या होता है भाई, साइकिल का भी कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी व्हील्स के ऊपर होता है, यहाँ कहीं होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब बिल्कुल जैसे स्टिक है ना, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ होगा, मैंने यहाँ बैलेंस किया हुआ, तो जहां मैं बैलेंस कर रहा हूँ उसके ऊपर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ये समझो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दो व्हील्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ले लो। इस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी व्हील के ऊपर, एक यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दोनों ने बैलेंस। तो जब तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी व्हील के ऊपर है बैलेंस हो जाएगा। अब अगर यही साइकिल थोड़ी सी टिल्ट हो जाए तो देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ आ गया, व्हील के ऊपर नहीं है। जब ये ऐसी है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी व्हील के ऊपर है। अब अगर साइकिल ऐसी हो गई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी व्हील के ऊपर नहीं है, बिल्कुल वही चीज है जो यहाँ हो गई, तो क्या करोगे तुम? अगर साइकिल लेफ्ट में गिर रही है तो क्या कोशिश करोगे? सर राइट में जाने। राइट में, और गिराएगी साइकिल नहीं चलाएगी। लेफ्ट। और लेफ्ट में, ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल टायर के ऊपर चला जाए। साइकिल राइट में जाएगी तो क्या कोशिश करोगे? राइट। राइट में जाने की, ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी टायर के ऊपर हो। अब जब साइकिल स्टेशनरी है ना, तो वो काम करना बड़ा मुश्किल होता है। आप कर सकते हैं, मतलब मैं बैलेंस कर देता हूँ अगर साइकिल स्टेशनरी, जस्ट कभी राइट कभी लेफ्ट करा के वो नहीं जाएगी। अगर आपने स्लो साइकिलिंग रेस स्कूल्स में होती थी, पता नहीं वो होती नहीं होती। उस स्लो साइकिलिंग रेस में आदमी यही कर रहा होता है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपना शिफ्ट करता रहता है ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी टायर के ऊपर रहे। बट जब साइकिल चल रही होती है ना, तो जो काम आप स्टिक में कर रहे थे ना, हाथ हिला हिला के, वो काम साइकिल अपने आप करती है। जब आप चलाना शुरू करते हैं, अब साइकिल अपने आप को, अगर ये लेफ्ट में गिरेगी तो राइट वाला जो आगे वाला जो टायर है ये राइट में जाएगा। अगर ये राइट में गिर रही है, साइकिल ऐसे गिरने की कोशिश कर रही है, तो टायर भी ऐसे ही जाएगा ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी व्हील के ऊपर। और यही काम होती है बैलेंसिंग। साइकिल चलाना सीखते हैं तो अल्टीमेटली हम यही सीख रहे होते हैं। कोई आपको बताता नहीं है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट कर रहे हो। तो बेसिकली जो मुझसे आप पूछ रहे थे यश, कि ऐसा क्या होता है जब साइकिल चल रही होती है, तो हमेशा जब साइकिल चलती है तो ऑटोमेटिकली ये जो व्हील्स हैं, ये व्हील्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अपने ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। जो काम आप स्टिक में करते हो, स्टिक को बैलेंस करने के लिए, विदाउट चेंजिंग पोजीशन भी लेफ्ट गिर रही हो तो राइट में जाता है तो बैलेंस हो जाता है। हाँ मेत्री, वो राइट लेफ्ट का किस्सा यही है। अगर वो चल नहीं रही है रेस्ट में, तो आप राइट लेफ्ट जहां भी शिफ्ट कर रहे हैं, आप कोशिश यही कर रहे हैं कि वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ऊपर है। ऐसा ना हो जाए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ कर गया तो बॉडी गिर जाएगी। आप बस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को टायर के ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। सो ये डिस्कशन था जो हमने जहाँ कल छोड़ा था इसको। सर हाँ सर, एक होती है स्लैग लाइन, सुना है आपने नाम? वो ट्रैकिंग के एक्टिविटी। तो मैं बताता हूँ उसमें बेसिकली क्या होता है। आपको पतला सा इंच टेप मिलता है, मतलब वो स्ट्रांग होता है, आप उसमें खड़े होते हो, आप चल लेते हो उसमें।
उसमें मतलब बैलेंस करना भी बहुत टफ होता है, तो उसमें कैसे करते हैं फिर? वही खेल है। तो तुम ये तुम्हारी जो बॉडी है ना, तुम ऐसी कोशिश करते हो तो तुम सीधे खड़े हुए हो, कोई परेशानी नहीं। जैसे तुम्हारी बॉडी राइट में जाने की कोशिश करेगी, तुम अपनी बॉडी को हिला डुला के किसी तरह से कोशिश करते हो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी तुम्हारे फीट के ऊपर आ जाए। तुम अपने फीट को इधर ले जाते हो। वो अगर वो जिस लाइन की आप बात कर रहे हैं वो फ्लेक्सिबल है, तो उसमें आप यही कोशिश करते हैं। इधर गिरता है तो आप ऊपर वाले बॉडी के हिस्से को लेफ्ट में मूव कर देते हो ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी फीट की लाइन में रहे। अरे वो नहीं होता, इतने ऊपर जा रहे हो। वो जो रोप वोप पे चल के नहीं दिखाते हैं सर्कस वर्कस में, वही तो कह रहे हो। यस सर। यस सर। तो उसी का तो मॉडर्न विजन है। ये चल रहा है। सर ये राइट लेफ्ट गिरने की कोशिश करता है ना 1 मिनट, तो कोशिश यही करेगा कि अपने आप को हिला डुला कर सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपने फीट के ऊपर ले आए ताकि गिरे नहीं। हाँ जी। सर हाँ। ये सर तो मैं से ये बोल रही थी सर, ये अगर बॉडी का एग्जांपल ले लें तो अगर हम लेफ्ट में गिरे हैं सर, तो हम राइट में हम मूव करेंगे ना ताकि हमारा बैलेंस हो जाए। सर तो मैं ऐसा बोल रही थी कि अपोजिट क्या कहते हैं मूव करते हैं टू बैलेंस, ताकि हमेशा नहीं मिलती। जब आप रोटेट करते हैं ना, तब आप मुझे प्रिसिशन सिखाना पड़ेगा। जब रोटेट करते हैं तो हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि व्हील रोटेट कर रहा है। तो उसमें कई बार ऐसा होगा कि आप लेफ्ट में घुमाओगे, अगर वो लेफ्ट में गिर रही है आप लेफ्ट में घुमाओगे, वो बैलेंस हो जाएगा रोटेशन। ओके सर। द एंड रिजल्ट इज आप कोशिश करोगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को टायर के ऊपर रखने। अब इसी को बहुत मोटा मोटा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से भी एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाली अप्रोच से उतनी डिटेल नहीं मिलेगी जितनी आप यहाँ से सीख रहे हो। एनीवेज, तो ये तो सिलेबस के बाहर की कहानी हो गई थी। हम लास्ट क्लास तक कर रहे थे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग आज मैनेजमेंट टाइम पर आया है। आ गया या नहीं आया अभी तक? Yes, sir, we kay Peru. तो स्प्रिंग के सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने 2-3 तरह से केसेस बताया था आपको। मैंने कहा था कि स्प्रिंग को ऐसे भी सीरीज में ले सकते हैं। आज बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, आज तो मैं इसको थ्योरी का पोर्शन सारा खत्म कर देता हूँ। ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये वर्टिकल ले लो तो ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन है। स्प्रिंग कांस्टेंट K1, स्प्रिंग कांस्टेंट K2, ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन है स्प्रिंग का। अब अगर स्प्रिंग सीरीज में कंबाइन है तो दोनों में मैंने कहा था फोर्स सेम होगी। आपने कुछ रीस्टोर फोर्स अप्लाई करी, जितनी रीस्टोरिंग फोर्स 1 में डेवलप होगी उतनी रीस्टोरिंग फोर्स 2 में डेवलप होगी। कल यही डिस्कस करते करते क्लास खत्म हो गई। सो आप कह सकते हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स इन स्प्रिंग्स वुड बी सेम। अब ये आप सब जानते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स होता है माइनस ऑफ Ky, तो रीस्टोरिंग फोर्स को आप लिख सकते हैं माइनस K1 x1। यहां से x1 निकाल लो, माइनस F बाई K1, इसे फर्स्ट इक्वेशन कह लो। सेकेंड स्प्रिंग में आप लिख सकते हैं F इज माइनस K2 x2। यहां से भी आप निकाल लो कि जो x2 हो जाएगा, इसे लिख दो माइनस F बाई K2, इसे लिख दो, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। x1 आ गया, x2 आ गया। टोटल एक्सटेंशन निकाल दो स्प्रिंग में। देखते जाओ, अभी मैं बता नहीं रहा कि एंड रिजल्ट क्या है, अभी देखते जाओ। जैसे जैसे कैलकुलेशन चलती जा रही है एंड रिजल्ट भी दिख जाएगा। टोटल एक्सटेंशन के लिए तुम ऐसे ही तो करोगे कि दोनों को ऐड कर दो। भाई पहले में भी कुछ एक्सटेंशन था, दूसरे में भी कुछ एक्सटेंशन है, टोटल एक्सटेंशन आ गया x1 प्लस x2। तो तुम एक काम कर दो, 1 और 2 को 3 में रख दो। भाई आज थोड़ा सा स्पीड में चले, आज टारगेट बनाते हैं क्लास में। अब पैरेलल तक आज पैरेलल कंप्लीट। पैरेलल नहीं भाई, पूरा जितने मैंने लिखी थी ना डिटेल्स, कल जितने टॉपिक्स लिखे थे सारे खत्म करने हैं। चल आज ये टारगेट बना के चलते हैं। मुझे भी अंदाजा लग जाएगा तुम किस स्पीड तक समझ पाते हो। x इज माइनस F 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। तो x को ऐसे लिख सकते हैं ना, x इज माइनस F, एलसीएम ले लो यार, एलसीएम आ जाएगा K1 K2, ये आ गया K2 प्लस K1। तो यहां से लिख सकते हो F आ गया माइनस K1 K2 बाय K1 प्लस K2 मल्टीप्लाइड बाय x। अब देखो जरा,
अब मुझे बताना कि ये इसको एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख रहा हूं, f इज माइनस ऑफ k1 k2 बाय k1 प्लस k2 इंटू एक्स। ये है टोटल एक्सटेंशन स्प्रिंग में। जब मैं कह रहा हूं टोटल एक्सटेंशन, दैट मीन्स दोनों स्प्रिंग्स को एक साथ लेके कह रहा हूं। तो मुझे ये बताओगे ये क्या है, ये एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है या कॉम्बिनेशन का? फिर कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन। ये अगर तुम्हें रेजिस्टेंस में याद हो तो तुम कहते थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना? यस रेजिस्टेंस, इसे कहते हैं इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। इसे कहते हैं इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इज के इक्विवेलेंट। तो ये के इक्विवेलेंट आ जाएगा, इट्स k1, इट्स k2 बाय k1 प्लस k2। This is equivalent spring constant, which is k1 k2 divided by k1 plus k2. तो ऐसे इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा k1 k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। तो और इसको तुम चाहो ना तो याद रखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो, 1 by k equivalent is 1 by k1 plus 1 by k2। दिस मीन्स कि अगर आपको दो स्प्रिंग्स दी हुई हैं एंड दोज स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ऐसे निकाला जा सकता है। जो रेजिस्टर्स का बेसिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वो स्प्रिंग्स का सीरीज कॉम्बिनेशन। तो स्प्रिंग्स अगर सीरीज में है, आप दोनों स्प्रिंग को हटाकर एक सिंगल स्प्रिंग कनेक्ट कर सकते हो, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ऐसे निकाला जाएगा। ये मैंने 2 के लिए लिख दिया। अगर n स्प्रिंग्स हैं तो ऐड करते चले जाओ। फॉर n स्प्रिंग्स के लिए इसे ऐसे लिखते चले जाओ, 1 by k equivalent is 1 by k1, 1 by k2, और इसको चलते 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 यहां तक ले जाओ। इतना लिख डालो जल्दी से, फिर अब करते हैं। जल्दी 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 लिखो। चलिए, सबने लिख लिया? इसको मैं रब कर रहा हूँ। मानसवन, अब्दुल हन्नान, रब कर दूं? सर एक मिनट सर। आमना, आप फिर छुट्टी पर थी? सर 2 दिन से तबीयत खराब थी। आज सर। चलो, लिख लिया आमना? यस सर। चलिए, इसको रब कर देते हैं। अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। सो देखिए, स्प्रिंग्स जब पैरेलल में कनेक्टेड होंगी ना, तो अगर दो स्प्रिंग्स को आप पैरेलल में कनेक्ट कर दें, उसका मतलब है दोनों स्प्रिंग्स में एक्सटेंशन हो या कंप्रेशन हो, सेम होगा। सो अगर स्प्रिंग्स आप पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो, ये फर्स्ट स्प्रिंग, ये सेकंड स्प्रिंग, दोनों को आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो जब आप खींचोगे ना, दोनों स्प्रिंग सेम अमाउंट से खींचेंगे। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों स्प्रिंग्स में एक्सटेंशन या कंप्रेशन सेम होता है। कई एग्जांपल्स हैं पैरेलल के, ये भी पैरेलल है। आप स्प्रिंग्स वर्टिकल में कनेक्ट करके भी पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो, ये भी पैरेलल का एग्जांपल होगा। ये भी पैरेलल का एग्जांपल होगा कि आप ऐसे लो सपोर्ट, एक स्प्रिंग कनेक्ट करो, ये दूसरी स्प्रिंग कनेक्ट कर दो। जितना एक्सटेंशन इस मास का राइट में होगा,
मींस फर्स्ट स्प्रिंग जिस अमाउंट से स्ट्रेच होगी सेकेंड उसी अमाउंट से कंप्रेस होगी। सब एग्जांपल्स पैरेलल कॉम्बिनेशन के। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? हाँ अब्दुल्ला, आपका मैसेज अब आया। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, extension or compression in both springs is same. In both springs are same. दोनों स्प्रिंग्स में एक्सटेंशन हो या कंप्रेशन हो, दोनों में सेम रहता है। आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो के इक्विवेलेंट होगा वो नॉट के इक्विवेलेंट, तो हम डिराइव करें x1 x2 के इक्वल है, जिसे आप x लिख सकते हैं। दोनों में एक्सटेंशन हो या कंप्रेशन हो वो सेम रहता है। x1 और x2 इक्वल है, x लिख सकते हैं। तो जब आप फोर्स लिखोगे फर्स्ट स्प्रिंग के अंदर, हाँ अब्दुल्ला, एक ही मास से अटैच ना, दो मास नहीं लगाते। अगर दो मास लगा दिए तो फिर कॉम्बिनेशन नहीं है। कॉम्बिनेशन का मतलब ही यही है कि एक मास से अटैच है, दोनों को एक मास से, और ऐसे या ऐसे। सो F1 जब आप लोगे, F1 होगा -k1x फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड स्ट्रिंग में आप लिख सकते हैं -k2x सेकेंड इक्वेशन। दोनों में एक्सटेंशन सेम। तो आप लिख सकते हैं जो नेट रीस्टोरिंग फोर्स होगी, नेट रीस्टोरिंग फोर्स, वो नेट रीस्टोरिंग फोर्स सिंपल ऐसी हो जाएगी F1 + F2। तो नेट रीस्टोरिंग फोर्स हो गई -k1x -k2x। आप ऐसा काम भी कर सकते हैं कि आप -x कॉमन ले लीजिए, इट्स k1 + k2। तो अगर आप इसको ऐसे लिख दो -k1 + k2 × x, आप ढंग से एनालाइज करिए तो ये तो टोटल जो भी स्प्रिंग कांस्टेंट है उसकी जगह आ रहा है, तो इसे कहते हैं इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। दिस इज इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। So that is your equivalent spring constant, which is k1 + k2. तो अगर आप स्प्रिंग्स लेते हैं और उन्हें पैरेलल में कनेक्ट कर देते हो, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ऐसे आएगा k1 + k2। नहीं अब्दुल्ला, रीस्टोरिंग फोर्सेस सेम नहीं होगी क्योंकि एक्सटेंशन सेम है ना, k1 k2 अलग है। तो देखो रीस्टोरिंग फोर्स तो k1 को x से मल्टीप्लाई करके आता है। अगर x दोनों में सेम है, k1 k2 अलग है, तो प्रोडक्ट अलग अलग आएंगे, दोनों में रीस्टोरिंग फोर्सेस अलग अलग। n स्प्रिंग्स है, सिंपली ऐड करते चले जाइए, इतना लिख दीजिए। भाई k इक्विवेलेंट में तो x नहीं आएगा ना अब्दुल्ला। f था -k1 k2 / k1 + k2 × x। k इक्विवेलेंट में x क्यों आएगा? ये तो x था, सिर्फ k इक्विवेलेंट लिखा था मैंने अलग से कि k इक्विवेलेंट इज k1 k2 / k1 + k2। हाँ अब्दुल्ला। नेगेटिव सिर्फ ये बताता है कि फोर्स और डायरेक्शन, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है मित्र। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना होता है -kx वाली फॉर्म में। तो माइनस साइन ये बताएगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन।
चलिए ये सब लिख चुके हैं, रब कर दूं इसको? Yes, sir. Restoring force is always towards the mean position, that's it. क्योंकि यहाँ देखो दोनों में रिस्टोरिंग फोर्सेस के डायरेक्शंस अलग अलग हो जाएंगे. रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन. जहां भी मीन पोजीशन होगी आपके सिस्टम की, रिस्टोरिंग फोर्स वहां हो जाएगी. अरेंजमेंट कैसा भी. अच्छा, इसके बाद आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं. भाई टाइम पीरियड जब स्प्रिंग का था, कॉम्बिनेशन के लिए टाइम पीरियड का आप रिलेशन लिख सकते हैं. इट्स के इक्वलेंट डिवाइडेड बाय, ऐसे आप टाइम पीरियड निकाल दोगे अगर वो टाइम पीरियड आपसे पूछ रहा है. इट्स 2 पाई रूट ओवर के इक्वलेंट बाय. इतना लिखिए. तो स्प्रिंग के सिस्टम में कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं आती. एक इसके बाद कुछ सिस्टम्स और देखते हैं. एक न्यूमेरिकल देख लो स्प्रिंग पर. इतना लिखो. एक बार चेक करो, m बाय k था, k बाय m था? m/k सर. सर m/k. ओके, m बाय. तो जैसे आपको ये स्प्रिंग्स दी हुई है, तो यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट है 5 न्यूटन पर मीटर. यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट है 10 न्यूटन पर मीटर. यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट है 2 न्यूटन पर मीटर. दैट्स k1, दैट्स k2, दैट्स k3. सो यहाँ पर अब आपको इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट चाहिए. देखिए k1 और k2 पैरेलल में दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, दैट्स बेसिकली सम ऑफ k1 एंड k2. तो आप लिख सकते हैं, पहले इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लो. देखो ये दोनों तो पैरेलल में, इनका इक्विवेलेंट ले लो. इसको लिख दो ऐसे k12. सो यहाँ k12 आ गया. k12 is 5 plus 10 equal to 15 न्यूटन. k12 के साथ k3 सीरीज में, k12 and k3 are in series. सो अगर k12 और k3 सीरीज में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ले लो. 1 by k इक्विवेलेंट होता है 1 by k12 plus 1 by k3. 1 by k equivalent आ गया 1 by k12 which is 1 by 15 plus 1 by k3 which is 1 by 2. LCM 30 आ जाएगा. इट्स 2 plus 15 हो जाएगा. 17 by 30 आ गया. सो k equivalent आ गया 30 by 17 न्यूटन पर मीटर. अब अगर इसी में वो आपसे पूछ ले कि टाइम पीरियड बताओ, so time period t will be 2 pi, its root over m by k equivalent. Values रख दीजिए. So time period is 2 pi root over m, where m is 10, by k equivalent which is 30 by 17. So ये time period हो गया, it's 2 pi root over 17 by 3 seconds. चलिए इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे. तो अगर स्प्रिंग दी हुई है, कॉम्बिनेशंस दी हैं, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालो, फिर टाइम पीरियड वगैरह जो भी पूछ रहा है तब कैलकुलेट होगा. इतना लिखिए, फिर नेक्स्ट सिस्टम पर आते हैं.
चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ, सबने लिख लिया? सर एक मिनट। यस सर, डन। ओके, सो दैट वाज अबाउट स्प्रिंग। स्प्रिंग के बाद नेक्स्ट आता है अगर आपके पास लिक्विड इन अ यूट्यूब। बेसिकली ये सब क्वेश्चंस होते हैं, एनसीईआरटी ने इन सबको क्वेश्चंस की फॉर्म में गिवन है। ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड इन अ यूट्यूब। कि अगर आप YouTube में लिक्विड डाल दें तो आपको ये शो करना है कि ये लिक्विड ऑसिलेट करेगा, और फिर आपको ये भी शो करना होगा कि ऑसिलेशन बेसिकली एसएचएम होगा। अब ऐसे 4-5 सिस्टम्स आएंगे, हर सिस्टम में आपको प्रूफ करना है कि यस एसएचएम है, और एसएचएम के बाद फिर वो कहेगा टाइम पीरियड निकाल दो। तो ये आपने YouTube लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, लिक्विड यहां तक फील्ड है। सो एक एंड से और सेंटर तक हाइट h है, दूसरे एंड से भी ये हाइट h है। तो जो लेंथ ऑफ द ट्यूब है, दैट लेंथ ऑफ द ट्यूब इज 2h। ये बेसिकली यहां से मेजर कर रहे हैं, तो यहां से लेकर यहां तक h और यहां से लेकर यहां तक h, टोटल आ गया 2h। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज a, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो। अच्छा, अब इतना आपको पता होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, टोटल लेंथ दी है, तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो जो वॉल्यूम होगा लिक्विड का, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन यूट्यूब, यूट्यूब में लिक्विड का वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ विच इज 2h। ये वॉल्यूम होता है। मास कैसे आएगा? वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। मास ऑफ लिक्विड, यस शिवराज, मास ऑफ लिक्विड इन यूट्यूब। तो यूट्यूब में जो लिक्विड है उसका मास कैसे निकाल सकते हो? वॉल्यूम लो लिक्विड का, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। वॉल्यूम है a इंटू 2h मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, मास आ गया। दैट्स माय फर्स्ट इक्वेशन। तो इस यूट्यूब में जो भी लिक्विड फील्ड है, उस लिक्विड का मास ही होगा, इट्स a मल्टीप्लाइड बाय 2h मल्टीप्लाइड बाय रो, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। यस, ये जो कर्व पाथ है ना, इसी को मैं कह रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक इस टोटल h, दिस h इवन इंक्लूड्स दिस कर्व पाथ टोटल। तो ये पूरा आपका 2h हो गया, जिसे आप l कह सकते हैं, वो 2h हो गया। ये पूरा l जो था, दैट्स बेसिकली 2h। तो m इज इक्वल टू a इंटू 2h इंटू रो, ये मास आ गया। हाँ युवराज, रो गिवन होगा। अब अगर मास आ गया, आपको डिसाइड करना है कि लिक्विड ऑसिलेट करेगा या नहीं करेगा। तो देखो, अभी तो लिक्विड स्टेशनरी है। अब आपने क्या किया, लिक्विड को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया। ये आपने यूट्यूब लिया, ये यहां तक लिक्विड फील्ड था।
आपने इसे डिस्टर्ब करना शुरू किया। आपने क्या किया, एक तरफ से लिक्विड का लेवल बढ़ाया यहां तक, मान लीजिए आपने y से लेवल बढ़ा दिया, एक जगह आप लेवल बढ़ाओगे तो दूसरी जगह से y से लेवल कम हो जाएगा। तो जो लेफ्ट आर्म था उसमें लेवल y से डिप्रेस कर दिया, राइट आर्म में लिक्विड का लेवल y से रेज कर दिया। सो द लेवल ऑफ लिक्विड is depress in left arm by y and is raised in right arm by y। अब बताओ क्या होगा अगर मैंने एक बार इसका लेवल चेंज कराया और छोड़ दिया, लिक्विड ऐसे ही रहेगा या अब ऑसिलेट करना शुरू कर देगा? ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। Oscillate. ऑसिलेशन होगा। ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा। सो लिक्विड विल ऑसिलेट। अब देखो ऑसिलेट कर रहा है तो कोई तो फोर्स होगी ना जो इसे दोबारा नीचे लेकर आ रही है। तो यहाँ होगा क्या, नीचे आएगा ना ये वाला लेवल। तो नीचे आने के लिए ये जो टोटल लेंथ है 2y, इस 2y लेंथ में जितना लिक्विड भरा हुआ है ये सारा का सारा लिक्विड रिस्टोरिंग फोर्स देगा। तो लिक्विड फिल्ड इन लेंथ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ युवराज। सर जब ये 2y फोर्स से देगा तो वो वापस लेफ्ट साइड से ऊपर भी तो जाएगा, तो सर ऐसे तो ये चलता रहेगा, तो ये स्टेबल नहीं होगा लिक्विड। ये कभी अगर फ्रिक्शन ना हो तो कभी स्टेबल नहीं होगा, हमेशा ऑसिलेट करता रहेगा, बिल्कुल पेंडुलम की तरह। विल ऑफर रीस्टोरिंग फोर्स। तो जो 2y लेंथ में जो लिक्विड होगा वो रीस्टोरिंग फोर्स ऑफर करेगा, जिस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये हमेशा ऑसिलेट करता रहेगा। अब वो जो सर बट अगर हमें ये रिस्टोरिंग फोर्स देनी है तो वो हमें क्रिएट भी तो करनी पड़ेगी, तो उसको क्रिएट तो हम किसी चीज से ही करेंगे, फ्रिक्शन या किसी और चीज से। हाँ, डिस्टर्ब कर दिया आपने, बाहर से कुछ एनर्जी दे दी आपने, एक बार पुश किया उसे, एनर्जी दी ना आपने, जिसकी वजह से डिस्टर्ब हो गया, अब आपने छोड़ दिया। अब अगर फ्रिक्शन नहीं है तो आपकी एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा, तो आपने जो एनर्जी दी उस एनर्जी से ऑसिलेट करता रहेगा। जी सर। सर अगर ये हमारा यूट्यूब अगर किसी एंगल पे इंक्लाइंड है तो उससे फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स देगा जिसकी वजह से ये ऑसिलेट करना शुरू करेगा। अब मेरा काम ये है वो रीस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करना है। तो रीस्टोरिंग फोर्स कौन दे रहा है? ये 2y लेंथ के अंदर जो भी लिक्विड है उसका वेट, इतना लिख लो, फिर रीस्टोरिंग फोर्स निकालेंगे, इतना लिख डालिए। सर एक क्वेश्चन था सर, सपोज ये जो यूट्यूब है ये 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो हमारा जो जी है, जो हमारा पुल होता है ग्रेविटी का, उसको हम जी ही कंसिडर करते हैं या वो हम उसको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से उसको क्या कहते हैं सर, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं? हाँ जी सर। रिजॉल्व। जब आप ऐसे करोगे ना, जो टोटल वेट है वो वेट अब भी डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा होगा, तो आपको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है वेट को। अगर आप ये कहते हैं इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है, तब आप रिजॉल्व करेंगे। अगर ये डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है तो उसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में ही है ना, mg यहाँ एक्ट कर रहा है, मेरा इससे काम चल जाएगा। आप चाहते हैं नहीं मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए, कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, तो फिर आप रिजॉल्व करें। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ युवराज, डाउनवर्ड्स आगे समझ आ गया। लेकिन अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हैं तो आपको रिजॉल्व करना होगा। जी सर, थैंक यू सर। नहीं कैस्पर, स्प्रिंग में रीस्टोरिंग फोर्स डिपेंड करती है एक्सटेंशन के ऊपर, स्प्रिंग की लेंथ से कोई मतलब नहीं है। आप 1000 मीटर लंबी स्प्रिंग ले लीजिए, अगर उस स्प्रिंग में आपने कोई एक्सटेंशन या कंप्रेशन नहीं दिया, कोई रीस्टोरिंग फोर्स नहीं आएगी। रीस्टोरिंग फोर्स एक्सटेंशन और कंप्रेशन पर डिपेंड करेगी। यस यस, इट्स अ आइडियल फ्लूइड, बिल्कुल कोई विस्कोसिटी नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं, इट्स एन आइडियल फ्लूइड। तो लिक्विड फिल्ड इन लेंथ 2y विल ऑफर रीस्टोरिंग फोर्स। 2y लेंथ में जो भी लिक्विड होगा वो रीस्टोरिंग फोर्स देगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी
रिस्टोरिंग फोर्स होगी इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड ऑफ लेंथ इन लेंथ 2i। हाँ अब्दुल्ला क्या पूछ रहे हैं? नहीं अब्दुल्ला, अगर लिक्विड बाहर ही निकल गया तो वेट भी चेंज हो जाएगा, 2i लेंथ भी चेंज हो जाएगी। हम मान के चल रहे हैं कि बाहर नहीं जा रहा, बाहर निकल जाएगा, आपका h चेंज हो जाएगा, मास चेंज हो जाएगा, ये सेक्शन जितना ऊपर जा रहा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जो भी बचा होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग, अब भाई मैं कह रहा हूँ y मेरा 2 सेंटीमीटर है, आपने कहा कुछ पानी निकल गया 1.5 सेंटीमीटर बचा, तो 1.5 सेंटीमीटर के कोरस्पॉन्डिंग ऑसिलेट करेगा। तो देखो 2i लेंथ का वेट कैसे निकालेंगे भाई, 2i के कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, 2i इंटू a, ये वॉल्यूम हो गया। मास के लिए क्या करोगे? लिक्विड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। वेट के लिए क्या करोगे भाई? ये पूरा मास हो गया, ये वॉल्यूम था, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर मास हो गया। वेट के लिए क्या करेंगे? मास को g से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ एक नेगेटिव साइन लगा दीजिए। तो ये फोर्स हो गई, इट्स माइनस ऑफ 2a रो g मल्टीप्लाइड बाय y। सो अब आपको ये प्रूफ करना है कि SHM में है। देखो 2 कांस्टेंट, a कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, g कांस्टेंट, y वेरिएबल है, जिसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज F इक्वल टू माइनस ऑफ ky। इसे आप माइनस ऑफ ky के टर्म्स में लिख सकते हैं ना। k का मतलब हमेशा सिर्फ स्प्रिंग नहीं होता, k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है जो ड्यूरिंग मोशन चेंज ना हो। जब ये ऑसिलेट करेगा तो ना तो 2 चेंज होगा, ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होगा, ना डेंसिटी चेंज होगी, ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगा। तो आप कह सकते हैं कि जो k हो जाएगा दैट k इज 2a रो g। ये k हो गया आपका स्प्रिंग फैक्टर। तो अगर लिक्विड ऑसिलेट कर रहा है ना यूट्यूब, तो आपका स्प्रिंग फैक्टर ये होगा 2a रो g। अब अगर स्प्रिंग फैक्टर आ गया, वो आपसे कहता है अच्छा टाइम पीरियड निकाल दो। आसान काम है टाइम पीरियड निकालना, टाइम पीरियड निकालने में आपको परेशानी थोड़ी ना होगी। अगर वो आपसे कहता है आप निकालो टाइम पीरियड, तो अब जो टाइम पीरियड होगा दैट टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट ओवर k बाय m, k बाय m नहीं m बाय m बाय k। एक्सक्यूज मी सर। यस युवराज। सर जो हमने कल सीरीज करी थी, सीरीज कॉम्बिनेशन, जी उसमें सर हमारा k ओवर m लिखा हुआ है हमने। टाइम पीरियड में या ओमेगा में? सर टाइम ओमेगा में होगी, ओमेगा में। ओमेगा तो k बाय m होता है, टाइम पीरियड इसे 1 और 3 को 4 में रख देते हैं। तो जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट ओवर m, वेयर m कितना आया था? इट्स 2ha रो डिवाइडेड बाय k, which is 2a रो g। सो 2 से 2 गया, a से a गया, रो से रो गया, तो टाइम पीरियड आ गया इट्स 2 पाई रूट ओवर h बाय g। सो अगर आपने यूट्यूब में लिक्विड ले लिया तो वो लिक्विड ऑसिलेट करेगा और ऑसिलेशन का टाइम पीरियड ये होगा। तो ये क्वेश्चन आ जाता है आपके पास यहाँ से। अब है तो अपने आप में न्यूमेरिकल, आप इस फॉर्मूले को याद कर लें तो h और g आपको दे देता है और टाइम पीरियड पूछ लेता है। यूजुअली स्कूल एग्जाम्स में ऐसा डेरिवेशन आती है। हाँ मैंने नेगेटिव साइन ऐसे लिखा था कि डिस्प्लेस तो ऊपर हो रहा है बट फोर्स नीचे एक्ट कर रही है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शंस में, इसलिए। चलो इसको लिखो जल्दी। हाँ सर ये h होगा या y? h था ना। देखो जरा मास का क्या रिलेशन था इक्वेशन नंबर 1। सर बट y अभी तो हाइट है। हम जो मास लेते हैं ना यहाँ, वो मास तो पूरे फ्लूइड का लेंगे। y तो यहाँ था,
हम तो यहाँ सिर्फ स्प्रिंग फैक्टर लेते हैं और पूरे सिस्टम का मास लेते हैं। स्प्रिंग फैक्टर में तो y नहीं आएगा। जब आप ऐसे लिखते हो ना f इज इक्वल टू माइनस ऑफ के वाई, तो y तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट था फ्रॉम द मीन पोजीशन। इसका टाइम पीरियड से क्या लेना देना? टाइम पीरियड k पर डिपेंड करेगा और पूरे सिस्टम के मास पर डिपेंड करेगा। सिस्टम का मास तो सिर्फ h पर डिपेंड करेगा। लेंथ तो चेंज नहीं हुई ना, एक जगह से अगर y ऊपर गया तो दूसरी जगह से y नीचे भी तो आ गया। टोटल लेंथ तो अब भी 2h रहेगी। यस सर। चलिए लिखिए इतना, फिर नेक्स्ट देखते हैं। सर जी, अगर हम इस YouTube में, जब वो स्टेशनरी थी तब उसमें कोई ऑब्जेक्ट डालें ऑफ मास m, ठीक है, और अगर वो यही सेम डिस्प्लेस करता है इतना y से ही, तो उसका कोई फर्क पड़ेगा इसमें? इस सिस्टम के अंदर यस सर, क्योंकि सर वो मास तो सेंटर में आके बैठ जाएगा। सिस्टम का मास बदल जाएगा पूरे सिस्टम का। तो यहाँ जो तुम m ले रहे हो ना, इसमें तुम सिर्फ लिक्विड का मास ले रहे हो। अब तो जाहिर सी बात है, जब लिक्विड मूव करेगा तो वो जो अलग से आपने मास डाला हुआ है वो भी तो मूव करेगा। लिक्विड में अगर आपने स्टोन भी डाल दिया और आप पूरा लिक्विड मूव करा रहे हो तो स्टोन भी तो लिक्विड के साथ मूव करेगा। तो यहाँ जो मैंने सिर्फ मास ऑफ लिक्विड दिया है उसकी जगह आपको पूरे स्टोन का मास लेना पड़ेगा। लिक्विड का मास प्लस स्टोन का मास, सिस्टम का मास बढ़ जाएगा। बट वो तब है जब वो यहाँ जाकर बैठ जाए। अगर वो भी ऊपर बैठकर ऑसिलेट करना शुरू कर दिया उसने तो कहानी बहुत बदल जाएगी। फिर एक सेकेंड अभी मुझे कराना है फ्लोटिंग सिलेंडर, वो और यूट्यूब दोनों कंबाइन हो जाए। इतना लिख लिया सबने? रब कर दूं इसे? यस सर। यस सर। चलो, अब लिक्विड है ना यूट्यूब के बाद फ्लोटिंग सिलेंडर। अगर एक फ्लोटिंग सिलेंडर है आपके पास, मैं आपसे कह रहा हूँ फ्लोटिंग सिलेंडर भी ऑसिलेट कर रहा है, तो उस फ्लोटिंग सिलेंडर का ऑसिलेशन आपको स्टडी करना है कि आपने एक कंटेनर लिया, आपने एक कंटेनर लिया, उसमें लिक्विड भर दिया, उस लिक्विड में आपने एक सिलेंडर डाला, अभी ये सिलेंडर इक्विलिब्रियम में। अब मुझे बताओगे सिलेंडर पर क्या क्या फोर्सेस काम कर रही होंगी? बॉइंग फोर्स, गुड। और वेट काम कर रही होगी ना, दो फोर्सेस काम कर रही होंगी। वेट काम कर रहा होगा और बॉइंट फोर्स काम कर रही होगी, दो फोर्सेस काम करेंगे ना। प्रेशर की वजह से वेट हो गया ना सुधांशु, जब मैंने वेट कहा तो जी आ गया उसमें, और जैसे ही मैंने बॉइंट फोर्स कहा वो प्रेशर जो लिक्विड एक्सर्ट करता है वो प्रेशर आ गया। तो वेट और बॉइंट फोर्स इक्वल है यहाँ। और इसको मैं जरा नीचे और ड्रॉ करता हूं, ठीक है तिशा, वो जो प्रेशर है वो प्रेशर बॉइंट फोर्स में आ जाएगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम बॉइंट फोर्स में होगा, और सुधांशु जो जी आप लिख रहे हैं वो वेट में काउंट हो जाएगा। ये मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन। तो ये अभी सिलेंडर आपका इक्विलिब्रियम में, कहीं नहीं जा रहा।
मैंने क्या किया, ऑसिलेट भी नहीं कर रहा, ये फ्लोट कर रहा है बिल्कुल इक्विलिब्रियम में सिलेंडर अभी। अब मैंने क्या किया, इस सिलेंडर को थोड़ा सा यहां पर पुश करा, इनवर्ड्स पुश किया। अब जैसे ही मैंने इसको पुश किया फर्दर बाय अ डिस्टेंस y, तो जैसे ही मैं y से पुश कर रहा हूं, इस पर क्या होगा, सिलेंडर पर एक रीस्टोरिंग फोर्स, एक बॉइंट फोर्स काम करना शुरू कर देगी। जैसे ही मैंने इसको अंदर पुश कर दिया, इसके ऊपर एक बॉइंट फोर्स काम करना शुरू कर देगी, जो बॉइंट फोर्स इस सिलेंडर को ऊपर लेके जाएगी। एक बॉइंट फोर्स काम करेगी जो इस सिलेंडर को ऊपर लेकर जाएगी। तो बेसिकली होगा क्या, ये जो आपने y से फर्दर इसे पुश किया है, इतना पोर्शन, इस पर इतने पोर्शन के ऊपर जो मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला इतना जो आपने फर्दर पुश किया ना, इस पर जो बॉइंट फोर्स एक्ट करेगी वो बेसिकली रीस्टोरिंग फोर्स देगी, और जिसकी वजह से सिलेंडर ऊपर जाना शुरू कर देगा। तो आपको ये निकालना था कि कौन रीस्टोरिंग फोर्स देगा। रीस्टोरिंग फोर्स कौन देगा, जो फर्दर जो आपने y से इसे पुश किया ना इनवर्ड्स, इस y के कोरस्पॉन्डिंग जो फोर्स होगी, दैट फोर्स विल प्रोवाइड बॉइंट फोर्स। हाय युवराज, दिस विल एक्ट टिल अ सर्टेन लेवल ऑफ डेप्थ। अगर हम कंसिडर करते हैं कि ये एकदम सरफेस के नीचे चला गया पानी के, बट हाँ। स्टिल अगर उसके ऊपर उतनी उसके ऊपर से इतनी फोर्स नहीं आएगी, डाउन फोर्स वाटर की, तो तब तक तो वो सर ऊपर ही जाएगा। ये तब तक अगर आपने सिलेंडर लिया और आप कह रहे हैं ये पानी के नीचे चला गया ना, यस सर। इसका मतलब ये है कि वेट पॉइंट फोर्स से ज्यादा है, अभी ये फर्दर नीचे जा रहा है। तो कितना, अब तो फुल्ली इमर्ज्ड है ना ये, जी इससे सर। ज्यादा आप इसको इमर्ज कर ही नहीं सकते। जब जी ये सर। फुल्ली इमर्ज्ड है तब भी ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब वेट हमेशा पॉइंट फोर्स से ज्यादा है। सर अगर ये सरफेस पे है, लाइक एकदम ऐसे सरफेस पे है, ये इक्वल, लेकिन अगर आप फर्दर जरा सा भी पुश करोगे तो ये नीचे चलता चला जाएगा। सर ऊपर फिर वो रिपल्शन की तरह ऊपर क्यों नहीं आता वापस, जब हम उसे नीचे पुश करते हैं वो नीचे क्यों जाता रहता है? ऊपर तब आएगा जब बॉइंट फोर्स वेट से ज्यादा हो। ऐसी होगा ना, बॉइंट फोर्स किस पर डिपेंड करती है, आप कितनी बॉडी को लिक्विड में इमर्ज कर रहे हैं। जी आप सर। बॉडी को फुल्ली इमर्ज करा हुआ है लिक्विड में, जी सर। इस केस में बॉइंट फोर्स कैसी होगी, मैक्सिमम, यस सर। ऊपर नहीं आ रहा, इसका मतलब बॉइंट फोर्स वेट के इक्वल है। ऐसी होगा। हाँ जी सर। अब मैं इसको कितना भी फर्दर अंदर ले जाऊं, क्या ऐसा हो सकता है कि बॉइंट फोर्स बढ़ जाए? नो सर, वो तो मैक्सिमम है। वो से डिपेंड करती है कितना इमर्ज। दैट मींस तो आप सर अगर मैं इसे एक सर्टेन लेवल तक लेके जाता हूँ तो वहां पे स्टेबल हो जाएगा या वो सीधे ही ड्राउन कर जाएगा पूरा? वो नीचे चला जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, आप ऊपर से फर्दर फोर्स, वेट और बॉइंट फोर्स ने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है। आप जो ऊपर से अगर 2 न्यूटन की भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो फोर्स एक्ट करती रहेगी और नीचे चलता चला। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू सर। Yes, Caspar, we will calculate this force through Archimedes principle only. Buoyant force का तो एक ही मेथड। इसमें मैं कुछ पैरामीटर्स ले रहा हूँ। हाँ कास्पर, बिल्कुल आर्किमिडीज प्रिंसिपल से ही लाएंगे। तो ये एरिया है सिलेंडर का, ये लेंथ है सिलेंडर की, टोटल लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज ए। सो ए इज एरिया ऑफ सिलेंडर, L is length of cylinder, rho is density of cylinder, sigma is density of liquid. आपको चाहिए मास ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का मास आप कैसे लोगे? सिलेंडर का मास सिंपली होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
multiplied by density. So volume of cylinder कितना? It's area of cross section multiplied by length. It's AL. Density is rho. That's first equation. So this is the mass of the cylinder, which is AL, volume of cylinder. आप लोगों ने लिखा था उस सिलेंडर का? Yes, sir. Yes, sir. सर डेंसिटी ऑफ लिक्विड के बाद क्या था? Density of liquid. So पहले सिलेंडर यहाँ तक था और ये इक्विलिब्रियम में था। इसे मैंने फर्दर थोड़ा सा और पुश किया इनवर्ड्स और उसके बाद इसने ऑसिलेट करना शुरू किया। ये मैंने इसको फर्दर y से पुश किया। अब्दुल्ला कब से? मैंने फ्लोटिंग सिलेंडर करा दिया था, दोबारा लिख रहा हूँ बस इसे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A, लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज L। सो जब आप y से फर्दर इसको इमर्ज करोगे तो उस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगी और ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। हाँ, बस फ्लोटिंग सिलेंडर से ही करा रहा हूँ, कुछ नहीं कराया। So when cylinder is further immersed by y, it starts oscillating. तो जैसे ही आप सिलेंडर को फर्दर y से इमर्ज कर दोगे तो ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। पूरा सिलेंडर ऑसिलेट करना शुरू कर देगा ऊपर नीचे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A, लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज A। नहीं अब्दुल्ला, कुछ नहीं लिखवाया। तो ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। अब आपको ये डिसाइड करना है। तो जो मैंने लिखा था ना रो और सिग्मा, वो सब लिख लिया था अब्दुल्ला? रो सिग्मा A, लेंथ ऑफ सिलेंडर। नो सर। A is area of cross section, L is length of cylinder, rho is density of cylinder, sigma is density of liquid. So जैसे ही मैं सिलेंडर को फर्दर y से पुश करूंगा ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। मुझे चाहिए रिस्टोरिंग फोर्स कौन दे रहा है?
So basically the buoyant force on the this much length y of the cylinder will provide restoring force. So buoyant force corresponding to length y will provide a restoring force. So restoring force मैंने आपको सिखाया था जिसके लिए मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं. Restoring force होता है weight of liquid displaced. Weight of liquid displaced by length y of cylinder. तो देखो weight of liquid displaced को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं. अच्छा हाँ, अब्दुल्ला एक चीज और लिखी थी मैंने, मास लिखा था. मास होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विच इज AL मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ सिलेंडर. ये फर्स्ट इक्वेशन. तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय लेंथ ऑफ द सिलेंडर. तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड आप कैसे कैलकुलेट करोगे? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी. तो जो फोर्स होगी वो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना हो जाएगा? अगर ये लेंथ y है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है. मानसमिन बताओगे जरा इस y के कोरस्पोंडिंग वॉल्यूम कितना होगा? दिस इज y, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A. मानसमिन गायब हो जाता है. आमना तुम बता दो इतने पोर्शन के कोरस्पोंडिंग वॉल्यूम कितना होगा? So YA. वॉल्यूम इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ. अब चाहिए मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. लिक्विड के मास के लिए लिक्विड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो. तो ये मास हो गया लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जी से मल्टीप्लाई कर दो. नेगेटिव साइन लगा दो क्योंकि आपने डिस्प्लेस डाउनवर्ड्स किया, ये फोर्स ऊपर एक्ट कर रही होगी. नेगेटिव साइन हो गया. अब अगर इसे मैं थोड़ा बहुत रीअरेंज कर दूं तो माइनस ए सिग्मा जी वाई. तो देखो ए कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, तो माइनस के वाई आ जाएगा. इसे कह देता हूं मैं, दिस इक्वेशन आपको शो करना था ना कि एसएचएम है. इसको आपने ऐसे लिख दिया, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के वाई. तो जहां के आ गया ए सिग्मा जी, के आ जाएगा विच इज ए सिग्मा जी. अब अगर के आ गया तो आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं. अब इतना लिख लो, मेरे पास स्पेस नहीं है, जल्दी से लिख लो यार, फिर टाइम पीरियड निकालते हैं. भाई इतना लिख लीजिए तो मुझे बताइए प्लीज. डन सर. सबने लिख लिया? रब कर दूं? 1 मिनट सर. ओके, टारगेट था हमारा सारे सिस्टम. अभी 2 सिस्टम और बचे हुए हैं. एक बॉल है थ्रू द अर्थ और एक पेंडुलम. कल हम वाइंड अप कर देंगे ऐसे. चल Answer. अच्छा, अब अगर मैं टाइम पीरियड कैलकुलेट करूं, देखिए टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट ओवर m बाई के. वैल्यूज रख दीजिए. मास कितना था? मास था a l रो और k था a सिग्मा g. तो a से ये a कैंसिल हो गया. यही था ना मास, k a सिग्मा g. यस सर. So L rho by sigma g. So this is time period. तो ये टाइम पीरियड है अगर ये सिलेंडर ऑसिलेट कर रहा है. सर जी सर वो मास सर वाई था.
मास में वाई कहाँ था, देखो एल है ना, टोटल लेंथ है। खुद सोचो, मास तुम्हें पूरे सिलेंडर का चाहिए, तो लेंथ भी तो पूरे सिलेंडर की यूज करोगे। ओके ओके सही है सर। हाँ जी, रब कर दूं इसको। सर सर जी यस यस। सर अगर हम सिलेंडर को नीचे पुश करने की जगह ऊपर को पुल करते हैं तो उसे तब कौन सा होगा फोर्स जो एक्ट तब अगर आप उसको ऊपर लेके जाओगे ना, तो पॉइंट फोर्स बढ़ेगी या कम हो जाएगी यश? कम होगी सर? वेट में कोई चेंज आएगा, वेट सेम रहेगा? सेम। तो वेट अब एक्सीड कर जाएगा पॉइंट फोर्स, जिसकी वजह से वो नीचे जाएगा। जब वो फ्लोट कर रहा था तो वेट और पॉइंट फोर्स दोनों बराबर थे, इसलिए फ्लोट कर रहा था। मैं नीचे पुश कर रहा हूँ तो मैं पॉइंट फोर्स बढ़ा रहा हूँ, तो ऊपर जाएगा। आप ऊपर लेकर जाएंगे तो आप वेट बढ़ा, तो बेसिकली आप पॉइंट फोर्स कम कर देंगे, वेट ज्यादा हो जाएगा। तो कहाँ जाना चाहिए यश, अगर वेट बढ़ जाएगा और पॉइंट फोर्स कम हो जाएगी तो? नीचे। नीचे। तो फिर वो नीचे जाएगा, ऑसिलेट करना शुरू। तो हम इसे वेट से भी प्रूव कर बिल्कुल नहीं, वेट से नहीं, हम पॉइंट फोर्स से ही कर सकते हैं, क्योंकि वेट में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा, जो चेंज आ रहा है वो पॉइंट फोर्स में आ रहा है। तो आप ये जरूर कर दोगे कि ऊपर लेकर गए तो वाई से पॉइंट फोर्स कम हो गई, जितना डिक्रीमेंट आया पॉइंट फोर्स में उतना ही तो वेट ज्यादा हो गया। मान लीजिए वेट था 10 न्यूटन, पॉइंट फोर्स भी थी 10 न्यूटन, फ्लोट कर रहा था। वेट तो 10 न्यूटन रहा, आप ऊपर ले गए, पॉइंट फोर्स 8 न्यूटन हो गई। तो कितनी फोर्स है जो रिस्टोरिंग फोर्स दे रही है यश? 2 न्यूटन। 2 न्यूटन। अब वो 2 न्यूटन आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई इसमें कम हुआ ना, ये जितना डिक्रीज हुआ वो है। यस सर। सर मित्री, हमेशा हम ऑसिलेट क्या कर रहा है, सिर्फ इतना सा सिलेंडर या टोटल सिलेंडर ऑसिलेट कर रहा है? हम हमेशा जब भी मास लेते हैं पूरे सिस्टम का मास लेते हैं, जो सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है। लाइक यूट्यूब वाले में पूरा लिक्विड लिया था जो यूट्यूब में भरा हुआ है। तो जब भी हम ऑसिलेशन लेते हैं पूरे सिस्टम का ऑसिलेशन लेते हैं, सिर्फ उतने पोर्शन का नहीं जिसे आपने डिस्प्लेस किया। मित्री हाँ जी, और बताइए, और भी कोई कुछ पूछ रहा है? सर अगर दो लिक्विड्स हैं अलग अलग डेंसिटी के और सिलेंडर को हम किसी एंगल में वो कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं मतलब नीचे, तब सर क्या होगा चेंज? फिर तो आप सब चेंज हो जाएगा। मतलब फिर तो आपकी जो फोर्स होगी, आपने यूं लिया सिलेंडर, किसी एंगल पर आपने इसे डाल दिया, आप ये निकालोगे कि ये लेंथ कितनी है, ये एरिया तो दिया होगा, ये पोर्शन आपको निकालना होगा ना। अब इसको कैलकुलेट करने में उसने डायरेक्ट आपको ये लेंथ दे दी तो वेल एंड गुड, नहीं दी, ये हाइट दी है, तो इस लेंथ को कैलकुलेट करने में एंगल जाएगा। पॉइंट फोर्स, अगर दो लिक्विड भरे हुए हैं, दोनों लिक्विड मिलकर पॉइंट फोर्स अप्लाई करेंगे, तो पॉइंट फोर्स शायद मैंने आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल में कराया था क्वेश्चन, जहां दो लिक्विड्स होते हैं, तो दोनों की वजह से आप पॉइंट फोर्स कैलकुलेट करेंगे। ये एक्सप्रेशन तो हरगिज नहीं आएगा, मतलब स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है जो मैं यहाँ लिख पाऊँ। आप डिराइव कर सकते हैं कि पहले लिक्विड की वजह से पॉइंट फोर्स, फिर दूसरे लिक्विड की वजह से पॉइंट फोर्स, और फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि ये माइनस ऑफ वाई के प्रोपोर्शनल है या नहीं। कोई गारंटी नहीं है कि एसएचएम ही हो। एसएचएम के लिए तो ये कंडीशन है कि फोर्स माइनस ऑफ के वाई आनी चाहिए। हो सकता है ये फॉर्म ना आए, अगर ये फॉर्म नहीं आ रही तो एसएचएम नहीं होगा, वो चेक करके देखना होगा। मतलब वो स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। करके आप ऐसे देखोगे, करके देखना है कि पहले एक लिक्विड की वजह से पॉइंट फोर्स लेना, फिर दूसरे लिक्विड की वजह से, दो लिक्विड की वजह से पॉइंट फोर्स कैसे लेते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पलट कर देखना, कराया हुआ है। माइनस कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इवन इफ योर सिलेंडर इज हॉलो तो सेम रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ डिपेंड कर रहा है आपने सिलेंडर को कितना डिप्रेस किया, कितना फर्दर आप इमर्ज कर रहे हो। इवन इफ इट इज हॉलो और सॉलिड, कोई फर्क नहीं पड़ता। Oscillation of ball through center of earth.
नहीं मैत्री, हॉलो होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई? मास चेंज हो जाएगा, लेकिन मास को लिखेंगे तो वैसे ही वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अगर हॉलो है तो आपको ये मटेरियल का वॉल्यूम चाहिए होगा, इस मटेरियल का वॉल्यूम लो और उसे डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो। ऑसिलेशन ऑफ बॉल थ्रू सेंटर ऑफ अर्थ। सो अगर मैंने ये बॉल ली, दिस इज अर्थ, और यहां अर्थ के सेंटर से पास होती हुई एक टनल ले लिया हमने। ये टनल बिल्कुल अर्थ के सेंटर से पास हो रही है। दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ। थोड़ा सा ग्रेविटेशन आपको रिकॉल करा दूं कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस पर रखते हैं, अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करती है टुवर्ड्स द सेंटर। कहीं रख दें आप, नॉर्थ पोल पर रखेंगे तब भी वो सेंटर की तरफ, मींस नीचे पुल कर रही। साउथ पोल पर रख देंगे तभी सेंटर की तरफ, दैट मींस ऊपर पुल करेगी। और ये भी हमने किया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डेप्थ से चेंज करती है। तो आपने एक बॉल ली और ये टनल लिया और यहां ड्रॉप कर दिया, और अपनी तरफ इसे पुल करेगा, ये बॉल यहां तक आएगी। सेंटर पर आकर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाती है, लेकिन ये इतना मोमेंटम गेन कर लेगी कि अपनी मीन पोजीशन को ओवरशूट कर दे। फिर देखो, अभी जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी जिसे आप वेट कहते हैं, वो डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा था बॉल पर। लेकिन जब बॉल यहां आ जाएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे आप वेट कहते हैं वो ऊपर एक्ट करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बॉडी एक्ट करती है। तो जब बॉडी ऊपर थी तो वेट नीचे एक्ट कर रहा था, जब बॉडी नीचे आ गई तो वेट ऊपर एक्ट करेगा। इट कीप ऑन ऑसिलेटिंग अबाउट द मीन पोजीशन। सो व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप्ड, ये टनल बिल्कुल अर्थ के सेंटर से एक से दूसरे एंड तक पास हो रही है। इन अ टनल passing through center of earth, तो आपने इसे ड्रॉप कर दिया, एक टनल में ड्रॉप कर दिया जो टनल सेंटर ऑफ अर्थ से पास हो रही है। देन it will oscillate due to gravitational pull of earth. अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसके अर्थ के सेंटर के अबाउट ये बॉल ऑसिलेट करना शुरू करेगी। सेंटर के अबाउट ये ऑसिलेट करेगी। आपको कैलकुलेट करना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी, और आपको ये प्रूव करना है whether this oscillation is SHM or not. सो मान लो किसी इंस्टेंट पर बॉल सेंटर से कुछ y डिस्टेंस पर है। नहीं मानस, ये कभी इक्विलिब्रियम में नहीं आएगी, इट कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग। लेट एट एनी टाइम इंस्टेंट t ball is at distance y from center of earth. ये कभी रुकेगी नहीं, इट्स कीप ऑन ऑसिलेटिंग। किसी भी टाइम इंस्टेंट पर ये बॉल अर्थ के सेंटर से कुछ y डिस्टेंस पर है। आपको ये शो करना है कि जो ऑसिलेशन है बॉल का, दिस ऑसिलेशन इज बेसिकली इन SHM। मुझे यहां तक बताओ, ऑसिलेशन समझ में आया आपके कि बॉल ऑसिलेट क्यों करेगी? Yes, sir. Yes, sir. If the ball is launched at escape velocity, यश तो ये बाहर निकल जाएगी। If you are launching this ball at a velocity जिसको आप कह रहे हो escape velocity से अगर आप लॉन्च कर रहे हैं, then this ball will definitely यहाँ से बाहर निकल जाएगी और वापस नहीं आएगी। बट मैं तो जस्ट ड्रॉप कर रहा हूँ, मैंने ड्रॉप कर दिया बॉल, तो ये बाहर निकल जाएगी, escape कर जाएगी, वापस नहीं आएगी। तो अगर किसी भी टाइम इंस्टेंट पर जो बॉल है वो सेंटर ऑफ अर्थ से y डिस्टेंस पर है, तो जो रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही होगी बॉल पर,
तो बॉल के ऊपर जो रीस्टोरिंग फोर्स काम करेगी, दैट रीस्टोरिंग फोर्स इज एफ, इट इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉल माइनस ऑफ mg प्राइम। देखिए रीजन ये है कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, वेट नीचे एक्ट कर रहा है, तो ये रीस्टोरिंग फोर्स होगी। जी प्राइम मैंने आपको सिखाया था कि जी प्राइम होता है जी वाई बाय आर। अगर आपको जरा से याद हो, जी प्राइम होता था जी वन माइनस डी बाय आर, और आर माइनस डी को स्मॉल आर कहते थे। तो ये आर बेसिकली सेंटर होता था बॉडी से, जी वाई बाय आर। ये हमने ग्रेविटेशन में किया था, मैं इसको पूरी डेरिवेशन रिपीट नहीं कर सकता। दैट्स इक्वेशन 1, दैट्स इक्वेशन 2। आप 2 को 1 में रख दीजिए, so this will be minus of m g y by r। अब आप अगर इसको इससे कंपेयर करो, f is equal to minus of k y से, तो ये जो mg by r है, ये mg by r k की जगह है। इंस्टेड ऑफ k you are getting mg by r, तो आप लिख सकते हो that your k is its mg by r। so जो टाइम पीरियड आएगा of oscillation of ball, that time period is this, it's 2 pi root over m by k, m by k ना। चलो भाई, मेरे पास जगह नहीं, वैल्यू रखो, कैलकुलेट करो और मुझे बताओ अगर कोई परेशानी है। अब्दुल्ला, मास तो एम ही होगा। हाँ जी, चलिए ठीक आ रहा है। सो ये टाइम पीरियड हो जाएगा, इट्स 2 पाई रूट ओवर m by k, so it's m by k which is mg by r, so m gets cancelled with the m and your time period comes out to be, it's 2 pi root over r by g। तो ये टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन है, 2 पाई रूट ओवर आर बाई। इतना लिख लीजिए, फिर से रब करते हैं। नहीं, अभी टारगेट का कंप्लीट हुआ, अभी बचा हुआ है, पेंडुलम बचा है। मैं रब कर दूं इसको। अच्छा, एक काम करना, ये जो R है ना, R होता है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर, G होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से टाइम पीरियड लेना, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना, कुछ 84 मिनट्स के आसपास आता है, चेक करके देखना है। इसे लिख लो। इसके बाद आखिरी सिस्टम है सिंपल पेंडुलम। चलो भाई, मैं इसको रब कर रहा हूं। सिंपल पेंडुलम के लिए आपको जरा सा एंगुलर एसएचएम सीखना होगा। देखो, बड़ी आसान सी कहानी है भाई। लीनियर एसएचएम में फोर्स होती है, एंगुलर एसएचएम में रीस्टोरिंग टॉर्क होती है। बॉडी स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव करेगी,
रोटेट करेगी। तो यहाँ रीस्टोरिंग टॉर्क होती है टाउ, जिसे हम लिखते हैं माइनस ऑफ के थीटा। टाउ रीस्टोरिंग टॉर्क हो गया, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और यहां पर टाइम पीरियड को ऐसे लिखते हैं, टाइम पीरियड t इज 2 पाई रूट ओवर m बाय k था, m की जगह i आ जाएगा i बाय k, क्योंकि रोटेशन में मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करते हैं। i इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, i मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतना लिखो, फिर पेंडुलम स्टार्ट करते हैं, आज नहीं हो पाएगा। चलो इसको रब करते हैं। द नेक्स्ट इज सिंपल पेंडुलम। यस नाइस। लास्ट सिस्टम जो प्रूफ करना होता है एसएचएम में है, दैट इज सिंपल पेंडुलम। देखो पेंडुलम कई तरह के होते हैं, सिंपल पेंडुलम होता है, कंपाउंड पेंडुलम होता है, टॉर्शनल पेंडुलम होता है। हम फिलहाल सिंपल पेंडुलम कर रहे हैं। तो सिंपल पेंडुलम, इट कंसिस्ट ऑफ a point mass bob attached, yes Abdullah, all pendulums follow SHM, attached to an inextensible string। अगर आप एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग लें, जो स्ट्रिंग ना स्ट्रेच हो सकती हो ना कंप्रेस हो सकती हो, और उसके आप एक पॉइंट मास बॉब अटैच कर दें, एक स्फेयर का पीस अटैच कर दो, तो उसको आप सिंपल पेंडुलम कहोगे। सो ये मैंने स्ट्रिंग ली और स्ट्रिंग से यहां मैंने पॉइंट मास अटैच कर दिया। स्ट्रिंग इज मासलेस, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एल। ये इस पेंडुलम की मीन पोजीशन है। मैं इसको डिस्टर्ब किया कुछ मीन पोजीशन से, कुछ एंगल थीटा। इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एल, ये मास है में। तो जैसे ही मैं इसे रिलीज करूंगा, इसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट करनी शुरू करेगी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और ये टॉर्क कोशिश करेगी कि पेंडुलम वहीं आ जाए जहां से पेंडुलम चला जाए। मुझे वो टॉर्क कैलकुलेट करनी। तो देखिए वेट एक्ट कर रहा है mg, और ये ओ वो एक्सिस है जिसके अबाउट पेंडुलम रोटेट करता है। सो m इज द मास ऑफ बॉब, l इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। पेंडुलम पर जो रीस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करेगी, रीस्टोरिंग टॉर्क ऑन पेंडुलम, दैट रीस्टोरिंग टॉर्क इज दिस। रीस्टोरिंग टॉर्क कुछ याद हो अगर आपको, टॉर्क निकालते थे पार परपेंडिकुलर इनटू फोर्स, रोटेशन में सिखाया था। यहां फोर्स है mg, आर परपेंडिकुलर के लिए आप एक काम कीजिए, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अबाउट ओ चाहिए। ये लेंथ है पूरी स्ट्रिंग की, ये ओ है, ये डिस्टेंस होगा जिसे आप आर परपेंडिकुलर कहते हैं। मेरे को बता सकता है डिस्टेंस होगा कितना? ये डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर यहां से ले लो या आर परपेंडिकुलर यहां से ले लो, एक ही बात है। मैं बताएगा कोई मुझे आर परपेंडिकुलर कितना आएगा यहाँ?
वेरी गुड कैस्पर, साइन आएगा। आर परपेंडिकुलर के लिए तुम ऐसे लिख सकते हो साइन थीटा is r perpendicular, it's perpendicular divided by hypotenuse, r hypotenuse is L, तो आप लिख सकते हैं r perpendicular will be L sin theta, that's equation number 3। और ये with a negative sign आएगा। नेगेटिव साइन का रीजन सिर्फ इतना है कि जब आप राइट में डिस्प्लेस करेंगे तो ये लेफ्ट में टॉर्क एक्ट कर रही होगी। आप 2 और 3 को 1 में रख दीजिए। जब आप 2 और 3 को 1 में रखेंगे तो टॉर्क हो जाएगी माइनस ऑफ L साइन थीटा इंटू mg। टॉर्क हो गई माइनस mg L साइन थीटा। अभी ये SHM नहीं है, साइन थीटा नहीं आना चाहिए, थीटा आना चाहिए। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप यहां पर एक अप्रोक्सीमेशन हम यूज करते हैं, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। अभी ये SHM नहीं है, ये SHM तब होगा जब स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन वैलिड होगा, which is sin theta is almost equal to theta। If sin theta is almost equal to theta, then tau is minus of mgl theta। That's equation number 4। तो अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे tau is equal to minus of k theta, तो instead of k आप यूज कर रहे हो यहाँ mgl। तो यहाँ जिसको आप स्प्रिंग फैक्टर कहते हैं, that spring factor is mgl। Now once you have spring factor, तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैलकुलेट कर सकते हो। भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, कोई बताएगा मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया? भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया M1 R1 square। ml स्क्वायर है ना, मास m, एक्सिस से कितना सेपरेशन है l, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर आ जाएगा। टाइम पीरियड में ये एक्सप्रेशन रख दीजिए, इट्स 2 पाई रूट ओवर I बाई k, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाई k। तो यहाँ टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आएगा, टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट ओवर I इज ml स्क्वायर बाई k विच इज mgl। l से स्क्वायर कैंसिल हुआ, m से m कैंसिल हुआ, टाइम पीरियड आ गया 2 पाई रूट ओवर l बाई g। सो ये टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का जब वो ऑसिलेट करे। इतना लिख दो। सो कल इसकी लास्ट क्लास होगी, कुछ छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स हैं इस पे, पेंडुलम पर काफी कुछ न्यूमेरिकल्स करना है। इतना लिखिए जल्दी जल्दी जल्दी। अब्दुल्ला क्लास हो। सर यस